हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आज हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स लिए हैं हमने। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद कौन कौन चीज़ें कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती है और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अपन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये किस चीज के बारे में है। ठीक है, इसका बेसिक क्या है, मतलब कि शुरुआत क्या है, हम पर्पस ऑफ स्टडी हमारा क्या रहना चाहिए, हम क्यों पढ़े इस चैप्टर को, मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो रिलेशन रखती है एनर्जी पे। ठीक है, एनर्जी में क्या है कि भाई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ठीक है, तो वो किस बेसिस पे होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है। दूसरा, इनके थ्रू हम क्या चीजें समझ सकते हैं या क्या चीजें नहीं समझ सकते, वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, हम कई बार देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से कई सारे apparatus चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। बट जब हम बात करते हैं कि कई सारे केमिकल्स से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हो, लाइक आपका नॉर्मल एक अपन जो बेसिक लेवल पे देखते हैं, जो हमारे टॉर्च के अंदर जो बैटरी लगती है, जो सेल लगता है, ठीक है, उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि वो जो बैटरी या सेल होती है उसके थ्रू आप एक बल्ब जला पाते हो, एक छोटा बल्ब जला पाते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया कि भाई हाँ, उस बैटरी के अंदर या उस टॉर्च के जो सेल है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं। और यहाँ हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि हम केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टू कंडक्शन। ठीक है, और कंडक्शन किस लेवल पे कंडक्शन होना चाहिए, किसके बेसिस पे, केमिकल्स के बेसिस पे। तो केमिकल्स के बेसिस पे जो कंडक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस बेसिस पे ये पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई हम इस चैप्टर को लेके आए हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। इसी टाइप का चैप्टर आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। बट फिजिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी से आप दूसरे जो एपरेटस जो होते हैं उनको चलाना सीखते हैं, किस तरीके से वो मूव करते हैं, किस तरीके से वो लाइट देते हैं, वो सारी चीजें सीखते हैं। सो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पार्ट हम आज पढ़ने आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं शुरुआत के अंदर, शुरुआती पार्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा पार्ट रहेगा कि कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। दूसरी चीज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किस बेसिस पे पॉसिबल होता है। तो उसके बारे में मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूं। एग्जैक्टली हम पढ़ के आ चुके हैं बेसिक लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे 11th क्लास के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो केमिकल्स हम यूज करने वाले हैं उन केमिकल्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शंस के बेसिस पे ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन संभव होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ मेन फोकस हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पे। दूसरा अपन बात करें कि पर्पस किस, क्या इसका इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इफेक्ट हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ नहीं देख सकते हैं। तो मैं आपको आइडिया दे दूं कि मेटलर्जिकल प्रोसेस जो अपन बात करें, ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि जो मेटल है उसको उसके ऑर से एक्सट्रैक्ट करना। मतलब कि जो भी आप माइनिंग करते हैं उसके थ्रू जो आपको मिक्सचर कंडीशन में जो भी आपको ऑर मिलेगा, ऑर का मतलब आपका जिसके अंदर मेटल आपका स्टे करेगा, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, आप मेटलर्जिकल प्रोसेस यूज में लेते हैं। नाउ मेटलर्जिकल प्रोसेस जो रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या कंडीशंस रहेंगी मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर कि भाई मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर आप सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर आपके दूसरे कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या करना चाहें, एक्सट्रैक्ट करना चाहें। कॉपर हो गया, ठीक है, इनको आप अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें, प्योर फॉर्म में आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें, तो प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यूज करना होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर, अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये है रिफाइनिंग करने के लिए भी यूज में लिया जाता है यही प्रोसेस। दूसरा अपन बात करें अगर मेटलर्जिकल प्रोसेस में तो इस तरीके से यूज में आएगा। दूसरा अपन यूज करें कि कई सारे केमिकल्स के फॉर्मेशन में ये यूज में आता है। जैसे अपन बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, 11th में पढ़ा है हमने, 10th में पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। तो वो भी
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पे ही वो आपके क्या होगा, वो चीजें काम करेगी। तो एग्जैक्टली अपन बात करें, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये डिटेलिंग हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर अपन इतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर अपन बैटरीज के बारे में बात करें, जैसे आपके इन्वर्टर्स, ठीक है, आपके हम बात करें आपके कार बैटरीज की बात करें, मोबाइल बैटरीज की बात करें, कैमरा बैटरीज की बात करें, तो ये सारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे, केमिकल कंडक्शन के बेसिस पे दे रहे हैं। केमिकल किस तरीके से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट अपन खत्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। मैं आपको समझा दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। जनरेशन से पहले हम बात करें, अगर हम कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक करंट से आपको केमिकल एनर्जी की बात करनी, ठीक है। तो अपन बात करें, सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले कौन कौन से आपके सब्सटेंसेस हैं, मेटल हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक आपके एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए या चेंज करने के लिए जरूरत होगी आपको कंडक्टर्स की, ठीक है। वो कंडक्टर्स ही होंगे जो इससे इस फॉर्म में चेंज कर पाएंगे या इससे इस फॉर्म में क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो जो बेस बन जाता है वो बन जाते हैं कंडक्टर्स। नाउ कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स और एक टाइप के रहेंगे हमारे पास कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में फिजिक्स में आप और डिटेल में पढ़ चुके हैं, पढ़ते आए हैं, ठीक है। हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी उसके अंदर कंडक्टर के बारे में बातचीत की गई। मैं थोड़ा आपको आइडिया और दे देता हूं। मेटालिक कंडक्टर की बात की जाए तो मेटालिक कंडक्टर एग्जैक्टली अपन डिस्कस करें तो सॉलिड फॉर्म में ज्यादातर अपन को मिलेंगे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो हमारे को मिलेंगे वो बेसिकली मिलेंगे हमारे को किसके अंदर, मॉल्टन स्टेट में, या फिर आपको मिलेंगे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। डिफरेंस, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस रहेगा इनके दोनों के बीच में। अब बात आती है कंडक्शन की। जब अपन बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की तो मैं आपको समझा दूं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर दोनों से एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर आप जो चीज आपके पास है उन्हीं से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ठीक है, और उसको आपको आगे से आगे क्या करना है, ट्रांसफर करना है या किसी और दूसरे फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो वो प्रोसेस रहता है। तो हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी लेके उसे केमिकल फॉर्म में चेंज करने की। तो अपन बात करें मेटालिक, हम डिस्कस कर रहे थे मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। तो मेटालिक कंडक्टर्स की अगर अपन बात करें तो मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर क्या बात की थी हमने कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों स्टेट्स आपको नजर आ रही है। आप एक प्रोसेस समझ लीजिए, एक डिफरेंस समझ लीजिए कि जब आप कंडक्शन की बात करेंगे तो आपको याद आना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली बात करें तो सॉलिड के अंदर अगर कंडक्शन पॉसिबल है, जिसमें जो कंडक्टर की बात करें उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से वो कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। और दूसरी चीज की इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन की वजह से अगर कंडक्टिविटी पॉसिबल हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहता है उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसका क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। जैसा कि अपने कॉपर के वायर्स होते हैं, ठीक है, सिल्वर के वायर्स होते हैं, जितने भी अपन वायर्स अपन देखते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के वायर्स, इन सभी वायर्स में, ठीक है, यही स्थिति रहती है, यही पॉसिबिलिटी रहती है, यही कंडीशन रहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ये आपके रहता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, कंडक्शन के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड के कंडक्शन के कुछ एग्जांपल भी अपन ने देखे और सॉलिड में कंडक्शन कैसे होता है वो भी हमने देखा, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, और वो जो रहते हैं वो मूव करने की वजह से, ठीक है, चार्ज पैदा होता है और चार्ज जो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। इसे हम साइड करते हैं, ये सॉलिड पार्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका लिक्विड पार्ट है कि जो मोल्टन स्टेट या फिर आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम करते हैं, उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किस बेसिस पे ये काम करते हैं तो मैं आपको समझा दूं। ऑब्वियसली जब आपका कोई मैटर है, ठीक है,
वो सब्सटेंस आपका मान लीजिए मोल्टन स्टेट में जा चुका है, तो मोल्टन स्टेट्स में जाने का मतलब या फिर एक्वस सॉल्यूशन में वो आयंस में डिवाइड हो जाएगा, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर पाएगा, कंडक्ट कर पाएगा। आयंस में डिवाइड होने का केस क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वो अगर आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, आयंस में कन्वर्ट हो चुका है, तो आयंस के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आपकी क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो आयंस के मूवमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है, जनरेट होती है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। तो यहाँ हम डिस्कस करें या यहाँ हम बात करें, तो जितना ज्यादा आयनाइजेशन पॉसिबल होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की कह सकते हैं कंडक्शन स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक लेवल पे अपने पास एग्जांपल की बात करें तो हम NaCl की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर अपन लेते हैं तो Na+ और Cl- हमारे पास आयंस बनते हैं। तो क्या ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड सॉल्यूशन आपका क्या कंडक्शन कर पाएगा? जी हाँ, ये कंडक्शन क्या कर पाएगा, आसानी के साथ कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमने क्या किए हैं, सेपरेट किए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर आपके पास वापस आगे फैक्टर्स अगर अपन करें, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, या फिर अपन बात करें, हाँ, मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर अगर अपन बात करें कि जो कंडक्शन पॉसिबल होता है वो कंडक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, उसके अंदर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंसी रह जाती है। उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर जो है वो अप हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, अगर मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होगा वो आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के अंदर आपके पास टेम्परेचर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, प्लस उसकी क्रिस्टल लैटिस जो है, ठीक है, वो लैटिस कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कितना स्ट्रांग नहीं है। उसके अंदर आयंस के फ्लो की बात की जाए, सॉरी आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, वो सारी कंडीशंस जो होगी वो कंडीशंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके ऊपर, सॉरी, मेटल के लिए या सॉलिड के लिए डिपेंडेंसी रखेगी। डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट हम इन्हें कह रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो कहलाएंगे जो कि आपके मॉल्टन स्टेट या फिर आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं। लाइक शुगर सॉल्यूशन हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, आपके एथिल अल्कोहल हो गया, ये सारे ऐसे जो आपके लिक्विड्स रहेंगे वो लिक्विड्स आपके मॉल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। तो हम इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन दे सकते हैं कि मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं कंडक्टर्स के बारे में, हमारी डिस्कस हो चुकी है। कंडक्टर्स के अंदर हम डिस्कस कर लें तो हमें डिस्कस करने के अंदर हम ये सोचते हैं, जैसे हमने सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने 10th क्लास में हमने पढ़ा, 11th क्लास में हमने पढ़ा, समझा, ये चीज समझी कि भाई कौन जो होता है वो ज्यादा कंडक्शन कर पाता है, कौन जो होता है वो कम कंडक्शन कर पाता है। तो रेजिस्टेंस पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, फिजिक्स के पार्ट के अंदर, कि भाई जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है उसकी कंडक्शन स्पीड ज्यादा होती है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसका कंडक्शन कम रहेगा। तो ये सॉलिड पार्ट में रहेगा। लिक्विड के अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब मैं समझा दूं। मैंने आपसे इससे पहले डिस्कस किया कि भाई डिपेंडेंसी रह जाती है आयंस के टूटने पे। तो जो आसानी के साथ आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है, जिनके आयंस आसानी के साथ एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, वो आपके जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कंडीशन उसमें कैटेगरी में जो आते हैं वो जो थोड़ा कम टूटते हैं, ठीक है, जो आयंस के अंदर क्या होंगे, कम डिवाइड होंगे, ठीक है, वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऐसे हैं, ठीक है। तो अपन कैटेगरी अगर बनाना चाहें तो कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसा कि अपन पढ़ के आए आर्हेनियस के बेसिस पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड
स्ट्रॉन्ग बेसिस सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स का मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे NaOH और HCl के थ्रू हमारे पास NaCl सॉल्ट मिल रहा है, तो NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सॉल्ट है। ठीक है, ये भी आपका जो रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। उसका रीजन रहेगा क्योंकि वो आसानी के साथ किस में डिवाइड हो जाता है, आयंस में आसानी के साथ डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के बाद हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड weak salt and strong base and weak salt, base and weak acids salt। तो ये सारे जो रहेंगे आपके सॉल्ट्स, ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से आपको आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, और आयंस में डिवाइड होने के बाद आसानी के साथ, क्योंकि आयन आसानी के साथ मूवमेंट कर लेता है, तो इजीली ये कंडक्शन पॉसिबल कर पाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके कौन आ जाएंगे, जो इनसे छुपे हुए हैं, जो फिर इनसे छुटे हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। कैसे कंडीशन रहेगा, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अपने पास रह जाएंगे वीक एसिड, वीक bases and weak acid and weak bases salts। ठीक है, तो ये जो रहेंगे आपके पास रहेंगे कौन से, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कैटेगरीज हमने डिवाइड की कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप किन्हें कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पार्ट हम यहाँ फिनिश करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिक जो नॉलेज है हमने यहाँ पर ले लिया है, किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, किस किस को अपन, तो हमारे दिमाग में एक सिनेरियो बैठ चुका है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपको किसको समझना है, लाइक NaOH, HCl, NaCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में चले जाते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर वीक एसिड्स और वीक बेसिस की, ठीक है, तो अपन बात करें हम बात करें वीक एसिड और वीक बेसिस की, तो CH3COOH है। ठीक है, तो वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होगा इस तरीके से। ठीक है, NH4OH है। ठीक है, ये आपके वीक आपके किसमें आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर काउंट होंगे। तो ये हमारे पास रह जाती है किसकी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स की बात। अब अपन बात कर लेते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको, कंडक्टिविटी को। होल्ड करिए, समझिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही हमारी चर्चा ज्यादा रहेगी। व्हाई, बिकॉज सॉलिड की बात करें, ठीक है, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है। लाइक आयरन है, वो आयरन ही बना रहेगा अगर आयरन के अंदर करंट कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉपर है, वो कॉपर का ही वायर बना रहेगा। तो यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई वो केमिस्ट्री से थोड़ा परे रह जाता है। वो पार्ट इसीलिए हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बट अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो NaCl है, NaCl आपका जब इलेक्ट्रोलाइट में आयंस में डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर चेंजेस होंगे। ठीक है, चेंजेस होंगे, कौन से, केमिकल चेंजेस होंगे। दैट्स व्हाई हम केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द कनेक्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। और हमारा पूरा फोकस जो इस टाइम तक रहेगा, ठीक है, वो फोकस रहेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। ठीक है, कि वो किस तरीके से कंडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली अपन जो पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा बेस रहेगा। ठीक है, इसके बेसिस पे इसके ऊपर हम आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इंटर आयनिक अट्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर आयनिक अट्रैक्शन, मैं आपको समझा दूं। ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन का मतलब, मान लीजिए हम आयंस में तोड़ने की बात करें किसी सॉल्यूट, ठीक है, ये अपने पास क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे आप H2O ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट लेते हैं तो अपन NaCl, मान लीजिए बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसके अंदर डालता हूं। जब मैं NaCl इसके अंदर डालता हूं तो NaCl
Na एंड Cl, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो आपका जो रहेगा वो कहलाता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक, अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन आप किसे बोल रहे हैं, Na प्लस और Cl, जो दो आयन है दोनों आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रह रहा है वो अगर वो स्ट्रांग रहा, ठीक है, किससे, इससे आपके वाटर के जो वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं H2। देखिए बात समझना, मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि जब अपन बात करें आयंस की तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये डिवाइड होंगे या ना होंगे ये डिपेंडेंसी रहेगी इनकी लैटिस एनर्जी पे। ठीक, और दूसरी चीज जो डिपेंडेंसी रहेगी किसके ऊपर, H2O, ठीक है, H2O किस तरीके से Na प्लस और Cl माइनस को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या फिर अपने अंदर मिला लेते हैं या फिर अपने अंदर घोल लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल की सॉल्वेंट, ठीक है, के मॉलिक्यूल की आपके सॉल्यूशन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करनी, धरपकड़ कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी रहेगी सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, और सॉल्वेशन एनर्जी H2O के केस में हम इसे क्या लिख सकते हैं, हाइड्रेशन। ठीक, तो अपन बात कर रहे हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन की, ठीक है, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन के अंदर क्या कि जब अपन बात करें H2O हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी की बात करें, लैटिस एनर्जी अगर आपका क्या हुआ, ज्यादा हुआ, लैटिस एनर्जी अगर क्या हुआ, ज्यादा, तो आप ये समझ लेना कि Na प्लस और Cl माइनस को आपको अलग अलग करने में, ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब बात करें अपन सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि H2O Na, कोई सॉल्यूट का आयन जो है उसको सॉल्वेंट जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी जो कहलाएगी वो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर अब है, ठीक है, इसका मतलब H2O आसानी के साथ Na प्लस को खींच के अपने अंदर मिला लेगा। अच्छा, यहाँ धरपकड़ किसकी हो रही है, यहाँ कंडीशंस क्या हो रही है, यहाँ ये कंडीशंस हो सकती है, अपन ये कह सकते हैं कि इसे अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो NaCl यहाँ है, H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ है, both molecules want that Na प्लस अपने अंदर मिल जाए, Cl माइनस अपने अंदर मिल जाए, और ये दोनों के पास एक एनर्जी है, कौन सी, लैटिस एनर्जी। ठीक, अगर ये एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, NaCl जो होगा वो डिवाइड नहीं होगा, किससे ज्यादा, H2O और H2O जो हाइड्रेशन एनर्जी है आपकी। अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से क्या है ज्यादा, तो H2O चाह के भी या फिर H2O कह सकते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या नहीं कर पाएंगे, डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब कि NaCl आयंस में नहीं टूट पाएगा इन केस अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है। NaCl मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप इसकी जगह कोई भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन का, ठीक है, मैं यहाँ प्लस आयन माइनस आयन लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस आयन और माइनस आयन, ठीक है, अगर लैटिस एनर्जी अप है और हाइड्रेशन एनर्जी डाउन है। अगर लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो कंडीशन उलट हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो अलग अलग आयंस को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर पाते हैं, और लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से ये आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर अपन बात करें आयंस में टूटने की, तो किसी भी मॉलिक्यूल की लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी रहेगी कि किस तरीके से वो आयंस में टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बॉन्ड की बात करें, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बॉन्ड मतलब कि लैटिस एनर्जी की बात की जा रही है, अट्रैक्शन बॉन्ड ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी तो आयंस जो होंगे उनका अपन कह सकते हैं आयनाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ सॉल्यूट सॉल्यूट के आयंस में, या फिर अपन बात करें Na+ और Cl- के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा रहा तो वो डिवाइड नहीं होंगे, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे उनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, कम डिवाइड होंगे, मुश्किल से डिवाइड होंगे। ठीक है। तो पहला फैक्टर आप इंटरआयनिक अट्रैक्शन का समझे, उसके अंदर आपने हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बारे में ध्यान से समझा। ठीक है, ये चीजें क्लियर होती है अपनी यहाँ से। अब अपन बात करते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयंस की। सॉल्वेशन ऑफ आयंस का सॉल्वेशन ऑफ आयंस की बात कर लेते हैं। देखिए सॉल्वेशन ऑफ आयंस ये कहता है कि अगर सॉल्वेशन ऑफ आयंस ये कहता है कि अगर मान लीजिए, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि आयंस जो हो गए वो आयंस आपके डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, डिवाइड होने के बाद Na+ और Cl- में ये आयंस आपके क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। डिवाइड होने के बाद क्या होता है, जो आयंस हैं नॉर्मल सिंगल रहे हैं तो आपके इजी रहते हैं। ठीक है, बट सॉल्वेशन आयन एनर्जी, सॉल्वेशन या सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट आयन इंटरेक्शन, अगर सॉल्वेंट आयन इंटरेक्शन अगर आपका क्या है, बहुत ज्यादा है, तो कंडीशन क्या रहती है, जो प्लस आयन है उसके ऊपर आपके ज्यादा से ज्यादा आपके कौन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे वो बैठ जाएंगे, और ये बना देते हैं बल्की ग्रुप। और ये बल्की ग्रुप बनने की वजह से ये जो होते हैं इनका इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्लो। अगर इनका मूवमेंट इलेक्ट्रोड की तरफ स्लो होगा तो कंडक्शन आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, तो यहां से क्लियर होता है कि ये बल्की ग्रुप ना बने। ठीक है, और बल्की ग्रुप बनता है किसकी वजह से, सॉल्वेंट आयन के इंटरेक्शन से। ठीक है, सॉल्वेंट आयन इंटरेक्शन का मतलब मैं आपको समझा दूं, अभी अपने इससे पहले पढ़ा इंटर आयनिक अट्रैक्शन, अब हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट और आयन के इंटरेक्शन की। अगर सॉल्वेंट आयन इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो कंडक्शन कम होगा, सॉल्वेंट आयन इंटरेक्शन अगर कम होगा तो कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट्स की। ठीक, तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट्स की बात कर लेते हैं। विस्कोसिटी सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट्स, जब हम बात करें विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट की, तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कंडीशंस क्या रहती हैं कि सॉल्वेंट के जो आयंस रहते हैं या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स की अपन बात करें इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो रहता है वो फ्लो जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही स्लो। ठीक है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो रहेगा वो रहेगा कम। अच्छा, जो Na+ या Cl- है या फिर आपके पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और आपका जो नेगेटिव आयन है वो किस बेसिस पे, वो सॉल्वेंट के साथ ही क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर ही क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। किधर से किधर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरफ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा दूं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स एग्जैक्टली आप जो बीकर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप दो कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर मैटर के सब्सटेंस के आप क्या लेंगे, दो आप कह सकते हैं बार लेंगे, और उन बार को आप किससे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है आपका, मान लो पॉजिटिव आयन से जो कनेक्टेड है वो कहलाता है एनोड, और ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, कैथोड, तो नेगेटिव आयन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके रहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, रीजन कि भाई अपन बात करते हैं बैटरीज की। जब हम बात करें बैटरीज की, नॉर्मल अपन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर तो कॉपर वायर है, सेल्फ वायर है। ठीक है, तो वायर्स होते हैं, वायर्स को सीधा आप प्लग के अंदर डालिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट अब बैटरी है और हमारे एक साइड में हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है। आप थोड़ा सा फिजिकली सोच के देखिए, किसी सॉल्यूशन को हम नॉर्मल
करंट से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वायर के आपको करंट चाहिए, आपने वायर को किस में लगा दिया, प्लग के अंदर लगा दिया, और प्लग में लगाने के बाद अब सॉल्यूशन के अंदर आप उसे कनेक्टिविटी कैसे देंगे, सॉल्यूशन तो आपका लिक्विड है, लिक्विड के साथ आप कनेक्टिविटी कैसे देंगे, तो लिक्विड के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए आपको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड्स के अंदर आपका एक कहलाता है एनोड जो पॉजिटिव आयन से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव आपका जो है लीड उससे कनेक्टेड जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। तो ये आपके इलेक्ट्रोड्स है। ना इलेक्ट्रोड्स की तरफ फ्लो जो रहेगा किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, उसके प्लस आयन या माइनस आयन का, वो क्या रहेगा, बहुत ही स्लो रहेगा। तो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो आयंस का फ्लो स्लो हो जाएगा, कंडक्शन भी स्लो हो जाएगी, और विस्कोसिटी अगर कम होगी तो आयंस का फ्लो फ्लो अच्छा रहेगा, और कंडक्शन भी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो विस्कोसिटी के बेसिस पे ये डिफरेंस रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ना, concentration of solution, concentration of solution जो रहता है वो आपका क्या करता है, स्पीड कम करेगा, डिक्रीज द स्पीड ऑफ सॉल्यूट। उसका एक रीजन है, कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूट का ज्यादा हुआ और सॉल्वेंट का कम हुआ तो आप ये समझे कि एक ही नाव पे जब ज्यादा आपके कहने का मतलब है कि भार पड़ेगा या फिर एक ही नाव पे ज्यादा लोग सवार होंगे तो ऑब्वियसली उस नाव की स्पीड अपने आप ही क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। वही कुछ इस तरीके का केस रहता है आपके किसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना आपका ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही सॉल्यूट जो रहता है उसका मूवमेंट जो रहता है वो धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड्स की तरफ। दैट्स व्हाई अब अपने को क्या कंडीशन करने की जरूरत है, अगर आपको क्या करना है, कंडक्शन स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, तो कंडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन जो रहेगा इसका अपन क्या करेंगे, स्पीड ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो जाती है, अब अपन क्या करें, प्लस करिए क्या आप वाटर कर दीजिए, या फिर हम वाटर की जगह पर बात करें प्लस कीजिए और ज्यादा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट प्लस करने से ये हो जाएगा डाइल्यूट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइल्यूट होने से सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फ्लोइंग स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट की बढ़ जाएगी, तो कंडक्शन भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से अपन बात करें डाइल्यूट के अंदर कंडक्शन इंक्रीज, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन केस हाई, कंडक्शन डिक्रीज, ठीक है, और डाइल्यूट देन कंडक्शन इंक्रीज, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हो तो कंडक्शन डिक्रीज होगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हो तो कंडक्शन आपका क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। ये आप दिमाग में डाल दीजिएगा, ठीक है, आगे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स का आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन जो होगा वो प्रॉपर्ली होगा, कंडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अब बात करें हम टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात, जो सॉलिड सब्सटेंस की बात की, जो हमने बात की किसके लिए, मेटेलिक कंडक्टर्स की बात की, तो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर की अपन डिस्कस किया, तो टेम्परेचर की बेसिस पे, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट आता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा एक तरह से। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करें, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने की वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपके जो आयंस हैं, ठीक है, उन आयंस का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, तो फ्लो बढ़ने से कंडक्शन भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कंडक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे कंडक्शन आपका क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे अपन तो ये हमने फैक्टर्स देखे हैं कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, 5 ऑफ फैक्टर्स हमारे पास हैं, 5 ऑफ फैक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे नहीं इफेक्ट डालते हैं, वो अपन ने डिस्कस किया, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट। अब मेरे ख्याल से इतना लगभग अपन ने डिस्कस किया है तो आप थोड़ा बहुत समझ ही चुके होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे वर्क नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत हम और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या रहता है, कैसे नहीं रहता है। मैं आपको समझा दूं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर एग्जैक्टली हम जो करने वाले हैं,
हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आप ले रहे हैं और उसे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हैं तो एक बैटरी चाहिए आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। अच्छा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए ले लिया क्या, HCl के तौर पे। ये HCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट रह गया। ठीक है, और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ से, HCl इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लेते हैं। दूसरी चीज, बैटरी को मैं कनेक्ट कैसे करूँगा, तो मैंने बैटरी को कनेक्ट करना है, पहले तो मुझे HCl लेना है, तो मुझे एक बीकर लेना रहेगा। मैं आपको नीड से ही कह सकते हैं अपन कि सारा अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो समझा जा सकता है। ठीक है, तो बीकर है, बीकर के अंदर मैंने भर दिया क्या, सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, अभी अभी हमने पढ़ा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने इसके अंदर भर दिया है ना। बैटरी कनेक्ट करनी है मुझे, तो अभी मैंने आपको हमने डिस्कस किया। ठीक है, डिस्कस किस पे किया, इलेक्ट्रोड्स पे। क्या हमें क्या कनेक्ट करने रहेंगे, इलेक्ट्रोड्स अपन कनेक्ट कर दिया, अपन ने क्या, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोड आपका कहलाएगा एनोड और ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा क्या, कैथोड। जो रिस्पेक्टिवली आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, सॉरी बैटरी के पार्ट से कनेक्टेड है, वो आपका एनोड और ये आपका रह जाएगा कैथोड रह जाएगा। HCl आपने डाला, HCl आपने डाला तो क्या कंडीशंस रहेंगी, अंदर आने के बाद ये H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, और H2 आपकी सॉल्वेंट के तौर पे आप यूज कर रहे हैं वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर H प्लस HCl अगर अपन बात करें तो H प्लस और H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। तो मैं आपके यहाँ वो रिएक्शन भी डाल देता हूँ, लिख देता हूँ, एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। नाउ ये डिवाइड हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट आपका डिवाइड हो चुका है। अब क्या कंडीशन होगी, अब कंडीशंस क्या होती हैं कि करंट जब स्विच ऑन किया जाता है, करंट आपका फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा आपका एनोड से कैथोड की तरफ ऑब्वियसली। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अंदर क्या कंडीशंस हो रही है, ठीक है, तो अंदर क्या कंडीशंस हो रही है, जो H प्लस आयन रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है ऑब्वियसली, तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, फ्लो करेगा, किस साइड में फ्लो करेगा, आपका कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। और नेगेटिव आयन जो फ्लो करेगा वो किसकी तरफ फ्लो करेगा, आपके एनोड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इधर से जा रही है। अगर समझिएगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपने बैटरी लगा दिया है, ठीक है, तो फ्लो चार्ज या फ्लो अपन कह सकते हैं आयन हम देखने को हमें मिलेगा। हम फिजिकली नहीं देख पाएंगे पर हम समझ पाते हैं कि भाई H प्लस आयन जो होगा वो H प्लस आयन आपका किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और Cl माइनस आयन आपका किसकी तरफ, एनोड की तरफ आपका क्या होगा, भागेगा। तो क्या क्या रिएक्शंस होंगी एनोड और कैथोड पे, तो अपन देखें कैथोड पे जो रिएक्शन होगी, क्या कंडीशन होगी, जो H प्लस आयन है, ठीक है, वो H प्लस आयन आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, H में। ठीक है, यही रिएक्शन अगर आपकी कितनी बार हुई, दो बार हुई, तो दो H प्लस आयन आपके दो इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस H मतलब कि ये बना देते हैं H2 गैसेस। ठीक है, ये तो एक गैस रह गया आपके पास हाफ ऑफ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अगर सिंगल सिंगल लिखना चाहें, ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ H2। ठीक है, ये बना देता है, और हाफ ऑफ H2 आपका जो है, हाफ ऑफ H2 दूसरी बार ये रिएक्शन हुई, हाफ ऑफ H2 और हाफ ऑफ H2 आपका जो है बना देगा। ठीक है, ये बना देता है H2 गैस। ठीक, तो ये H2 गैस आपका फ्री होता है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। दूसरा केस, एनोड पे क्या कंडीशन है, तो Cl माइनस मेरे पास रहेगा
और Cl माइनस जो रहेगा वो Cl माइनस आपका एनोड पे आने के बाद अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, अगर वो रिलीज कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बनाएगा Cl माइनस Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl जो आपका है वो अपन कह सकते हैं हाफ ऑफ Cl2 है। ठीक है, ऐसे दो बार अगर 2Cl जो रह जाएगा, ठीक है, तो ये बना देंगे Cl2। ठीक है, तो Cl2 आपका यहाँ पर रिलीज हो जाता है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। ठीक, अब इसको इस तरीके से समझें, इलेक्ट्रिसिटी भेजने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने का मतलब क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास क्या है, चार्जेस है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव से ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं इस इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ पे आके H प्लस आयन जो रहेगा वो H प्लस आयन ने आपका क्या कर लिया है, वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक है, ले लिया है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। क्या होता है, H प्लस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या किया है, लिया है। किससे लिया है, आपके इसके पास जो नेगेटिव आयन आपका जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव आयन आपका एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, H प्लस आयन को दे रहा है, हाफ ऑफ H2 आपका रिलीज हो जाता है, रिडक्शन प्रोसेस। दूसरी चीज, Cl माइनस आपका अगर जा रहा है, Cl माइनस आपके पास जा रहा है, तो Cl माइनस यहाँ पे रिलीज होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन आपका किधर दे देता है, इधर दे देता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप समझिएगा अपन ने क्या कहा कि जब कंडक्शन कब पॉसिबल होता है, जब कंडक्शन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, फ्लो करके, ठीक है, उसी कंडीशन में उसी पॉइंट पर अगर वापस पहुंच जाते हैं तो आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो होता है, चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, वो फ्लो हो रहे हैं, उसके अंदर H प्लस आयन गेन कर रहा है और Cl माइनस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और रिलीज करके वो आपके बैटरी के सेकंड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो यहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लो हो जाता है किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो होने लगता है। तो ये कंडक्शन का बेस रहेगा। ठीक है, आपने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रहेगा वो रहता है ये साइड में। ठीक है, और आपका जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इस साइड में रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा बिल्कुल। ठीक है, बट अपन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और कंडक्शन का फ्लो अपन देख सकते हैं किस साइड रहेगा। ठीक है, तो ये इस साइड से इस साइड जाएगा, ये इस साइड से इस साइड जाएगा। और HCl कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कैसे, तो यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, Cl ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, इस बेसिस पे अपन क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। राइट, ठीक है, 10th क्लास 11th क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है, हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन कहलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना अपने अंदर से। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एग्जैक्टली अपन बात करें, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल। ठीक है, किस वजह से पॉसिबल हो रहा है, पॉसिबल तो है, बट किस वजह से पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो रहा है इस रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। अगर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हुए ही ना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेडॉक्स रिएक्शन पे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस पे कैसे कि भाई उन रिएक्शन इस इन सॉल्यूशंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल होंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस अपन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल हो रही है तो तभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपन कह सकते हैं कि बेस रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ये एक एग्जांपल लिया हमने, इसी तरह का दूसरा एग्जांपल अपन बात करना चाहें तो NaCl का ले सकते हैं, उसके अंदर आपके Na+ और Cl- आ जाएंगे। एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो आपके पास क्या रह जाएगा, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Na+ और Cl-। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन रहेंगे, Na+ एक्वस एंड प्लस में Cl-। ठीक है, ये एक्वस रह जाएंगे। कैथोड पे रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, Na+ जो आपका रहेगा। ठीक है, Na+ आपके पास क्या कंडीशन रहेगी, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Na के अंदर। ठीक है, और सोडियम आपका मेटल जो अलग ले जाता है। और एनोड के ऊपर रिएक्शन जो होनी है वो रिएक्शन क्या रहेगी, आपके पास रह जाएगी Cl-। ठीक है, ये एक्वस में है। ठीक है, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, Cl, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन
आपका निकाल देती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल लेता है, यहाँ पे होगा रिडक्शन और यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस दोनों होंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा किसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने आज शुरू किया है। चैप्टर नंबर 3 हमारा है। इंट्रोडक्शन हमने देखा है, मेटालिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आइडिया दिया, फैक्टर्स कौन कौन से जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, और लास्ट हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म आज हमने देखा है। इसके बेसिस पे अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज के लॉज। तो हमारा जो अब कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है, अभी हमारा जो प्रॉपर कंसंट्रेशन जो रह रहा है वो रह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। अब जो हम बात करने वाले हैं फैराडेज के लॉ के बारे में, तो उन फैराडे के लॉज के अंदर हम क्या, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ, उन दोनों लॉज में हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो हम यही समझने वाले हैं कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराने पर कितना अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी जो होगा या फिर केमिकल जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोड पे, जैसे अपन बात करें यहाँ पे आपको H2 और यहाँ पे Cl2 मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी पे भी आता है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने पे, ठीक है, उस सेल को, ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल या फिर वोल्टामीटर, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वोल्टामीटर या फिर इलेक्ट्रिक सेल को कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर कितना अमाउंट ऑफ आपका क्या फ्री होगा, केमिकल जो होगा वो आपका बचेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट होगा या अलग होगा या जो भी कंडीशन होगी, तो वो हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे इसके अगले वीडियो के अंदर, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ के अंदर। ठीक है, तो सारा पार्ट जो है वो आप कवर करिएगा। इसकी थ्योरी जो है वो बेसिक थ्योरी, शुरुआत की जो थ्योरी है वो थोड़ी मजबूत बनाइए, ताकि आगे जब हम इनकी टर्म्स का यूज करें, ठीक है, ये जो सारी चीजें फैक्टर्स के बारे में हम जब डिस्कस करें, समझने की कोशिश करें, तो हमारे पहले से ही क्लियर होंगे तो ज़्यादा हमें फायदा रहेगा। थैंक यू।